चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा रहे हैं, प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोजीशन क्या है, वो किस तरह से नेशन के सिंबल के तौर पे जाने जाते हैं। वो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडेरिटी, सॉवरेनिटी, इन सब चीज़ों का प्रतीक हैं। हमने इसको लॉजिक से आपको समझाया। हमने देखा कि उनके चुनाव कैसे होते हैं और वो क्यों पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आप लोग कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीधे वोट नहीं डालते, लेकिन फिर भी आप सब रिप्रेजेंट होते हैं। हमने उस सेंस में समझा। हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की क्या क्या शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट के दफ्तर से जुड़े क्या शर्तें हैं, कैसे हर पावर, हर कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और जो एक सेंटर स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक सिस्टम ऑफ कॉसी फेडरलिज्म है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बहुत ही लॉजिकली अंडरस्टैंड किया कि प्रेसिडेंट क्यों हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उनकी पोजीशन है। ओके, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उनकी पावर्स, जैसे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को समझा, हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को भी समझा। आज हम फाइनेंशियल पावर्स को समझेंगे कि प्रेसिडेंट की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई शक्तियाँ क्या हैं। फाइनेंस का मतलब जब यहाँ पर ये है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। फाइनेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व होता है, यानी कि जो रेवेन्यूज़ आप लोग देते हैं, जो फीस आप लोग देते हैं, वो कोई तो कलेक्ट करता है। और उसके बाद सेंटर और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, उन गवर्नमेंट्स को फंक्शन भी करना है, कई चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देने हैं, हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं, पुलिस सिस्टम प्रोवाइड करना है, रोड्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। ये सब कैसे आता है? क्योंकि देश के स्तर पर कर एकत्रित किया जाता है, रेवेन्यू लिया जाता है आपसे। ओके, और गवर्नमेंट की अपनी इनकम्स भी होती हैं, गवर्नमेंट की कई कंपनीज़ होती हैं, वो कमाई भी करती हैं। बैंक्स हैं सरकारी, वो कमाई भी तो करते हैं, वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा बनता है। इस तरह से हमें पूरी तरह से वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं ये समझने की कोशिश करनी है प्रेसिडेंट के एंड पे। उसमें सबसे पहली शक्ति कौन सी है? मनी बिल्स को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। देखिए, आप ये तो मानते हैं कि आप लोग जिन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन करके भेजते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंटर के लेवल पर, देश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर जो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ मेकिंग बॉडी का नाम है पार्लियामेंट। इस पे बिल्कुल ध्यान ना दें, जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया है ये देखने में आपको सेंट्रल विस्ता जैसा नहीं लग रहा होगा, बट ये एक अपने आप में आर्किटेक्चर है। फील करें कि ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट माने संसद। तो पार्लियामेंट अगर इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके जो मेंबर्स बैठ रहे हैं, दैट इज़ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी। संसद में बैठ रहे हैं तो हिंदी में कहेंगे सांसद। तो आप लोग वोट डालते हैं, 5 साल के बाद जाकर के एमपीज़ को जिताते हैं, पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं जाकर के, लेकिन एक्चुअली में देश के स्तर पर ये खर्चा कर रहे हैं, देश के स्तर पर पैसा लग रहा है, कामकाज हो रहे हैं। ये पैसा, ये खर्चा, ये कामकाज कहाँ से हो रहा है? ये जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी घर बेच के, अपनी बैंक की एफडियाँ तोड़वा करके उन पैसों से तो देश के काम नहीं करा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई इसलिए एमपी तो नहीं बनेगा। वो बात अलग है कि करप्शन होती है तो अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए, ज़मीनें खरीदने के लिए कई बार एमपी बन जाते हैं, लेकिन अपना कुछ तो नहीं यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब देश के स्तर पे कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा ना, कोई तो पैसा जिसे ये लोग यूज़ करेंगे देश के लिए। लेकिन वो पैसा देश का है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं, वो आप सबका पैसा है ना। आपने हर साल टैक्स भरा, वो टैक्स जा जा करके पैसा इकट्ठा होता चला गया, अब ये पैसा है, ये रिप्रेजेंटेटिव चुन करके गए, इनको अथॉरिटी मिलेगी कि ये लोग इस पैसे को यूज़ करें देश के लिए, फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। क्या ये बात को कैसे अश्योर करोगे, पुख्ता करोगे कि इस पैसे को ये अपने घर ना ले जाएं, या इस पैसे को अपनी गाड़ियाँ घोड़े अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ ना करें, देश के लिए यूज़ करें? कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। सिस्टम बनाने का एक तरीका ये रहता है
कि जो भी काम देश के लिए होते हैं वो सारे के सारे काम कानून के तहत होते हैं, लॉ। जो भी काम देश के लिए होते हैं वो किसके तहत होते हैं, लॉ। जैसे अभी फार्मिंग के सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहती थी तो उसके लिए गवर्नमेंट 3 लॉज लेकर के आई, फार्म लॉज। गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्मेशन होगी, जिसे गवर्नमेंट ने शॉर्ट फॉर्म में रिफॉर्म्स कहा, कि इससे एग्रीकल्चर के क्षेत्र का विकास होगा, प्रगति होगी। तो गवर्नमेंट ने इन लॉज को रिफॉर्म्स कहा। अब वो लॉज अगर पास हो जाते तो सरकार ऑथोराइज हो जाती उन लॉज में गिवन कामों को मुकम्मल करने के लिए। इसलिए उन लॉज के अगेंस्ट किसानों का प्रोटेस्ट था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उस लॉज में प्रपोज की गई चीज़ें किसानों के विरुद्ध जा सकती हैं। समझ आई बात? लेकिन आप ये सोचेंगे कि लॉ ना भी पास हो, सरकार को समस्या क्या है, सरकार अपनी इच्छा से काम कर ले, हमने उसे चुन तो लिया है। नहीं, क्योंकि देश कानून से चलेगा। यहाँ पे कानून का राज है, किसी इंसान का राज नहीं है। अगर सरकार का राज हो जाएगा तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। देश में सरकार का राज है क्या? देश में कानून का राज है। तो फिर सरकार का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? टू गवर्न। किसको गवर्न करना है? लॉ। यहाँ पे सरकार का राज नहीं चलता, यहाँ पे सरकार का रूल नहीं होगा, गवर्नमेंट राज नहीं करेगी। गवर्नमेंट का मतलब गवर्न करना है। किसको गवर्न करना है? जिसका राज चलता है। वो किसका चलता है? कानून का। तो उन लॉज को, उन लॉज के अकॉर्डिंग बनी उन पॉलिसीज़ को, उन स्कीम्स को, उन रूल्स को, रेगुलेशंस को कोई तो होना चाहिए ना जो गवर्न करेगा। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, वो गवर्नमेंट है। पर सरकार का राज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में होता है सरकार राज। सच में नहीं होता। सच में कानून का राज होता है। सरकार भी कानून के अधीन है। इसलिए सरकार यदि कानून की उल्लंघना करे तो सरकार को कोर्ट में घसीट लिया जाता है, और सरकार को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर सरकार का ही राज होता तो सरकार कोर्ट कैसे पहुँचती? राज किसका है? कानून का। और कानून के अधीन कौन है? आप, मैं, हम सब। तो सब कानून के मुताबिक होगा। अब सवाल ये आता है, ये कानून कहाँ से आता है? जब राज कानून का है, सब कानून के मुताबिक होगा, ये कानून कहाँ से आता है? तो अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र। आप, मैं, हम सबका अपना ही तंत्र है, इसलिए तो इसे स्वतंत्र कहते हैं, स्वतंत्रता। जब हम अपने ही तंत्र के मुताबिक चले, किसी और के तंत्र के मुताबिक ना चलें, यह स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता है। तो हम सबको स्वतंत्रता बड़ी प्यारी है, लेकिन सभी स्वतंत्रताओं को इस बात का तो भी तो ख्याल रखना है कि स्वतंत्रता हमारी अकेले की नहीं, सबकी है। जो ये स्वतंत्रता के ऊपर भी एक चीज़ है, एक और तंत्र है जो लार्जर तंत्र है, जिसमें ये स्वतंत्रता है, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र। लैटिन वर्ड डेमोक्रेसी। डेमो मने पीपल, क्रेसी मने क्रेसिया, क्रेसिया मने रूल। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो लोकतंत्र, इसलिए आप सब स्वतंत्र। लोकतंत्र, स्वतंत्र। लोक मने आपो का तंत्र। तो फिर कानून भी तो, अगर तंत्र आपका है तो वो तंत्र आपके बनाए कानूनों से ही बना होगा ना। कानून भी तो आप ही बनाओगे ना। जिन कानूनों की पालना आप करोगे तो आप ही बनाओगे ना। तो आप लोग हर 5-5, अब आप लोग कानून बनाने भेज दूँ, है ना। आप लोग 14 फरवरी आपको वैलेंटाइन डे मनाने जाना है, आपको कोई कहे दिल्ली कानून बनाने जाना है, आप तो कहो आज तो मेरा मीटिंग है यार, आज तो मेरे को पार्क जाना है। तो बेटा कैसे होगा फिर? चलो मान लो वो कहते चलो 14 का दिन नहीं रखते हैं, 15 का रख लेते हैं कानून बनाने का दिन। ओ आज तो मेरी मैरिज है, आज तो मेरा डिनर नाइट है, आज तो मैंने वादा किया था कि पतंग उड़ाने चलेंगे, आज तो मैंने झील पे जाना है। तो बेटा ऐसे तो किसी को भी कहीं ना कहीं जाना है। कौन बनाए कानून? मतलब सारे मिलके मुंह उठा के बनाने लगे कानून। तो इसलिए हम कुछ लोगों को ऑथोराइज़ करते, फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा मेरी बात सुन, हाँ मैं निकलता हूँ शादी पे, तू ऐसा कर मेरे बिहाफ पे ये कर लेना, मैं तेरे को पूरी छुट्टी दे रहा हूँ, खुली छुट्टी, तू कर लेना, जो तू फैसला ले लेगा मैं मानूंगा।
इस तरह से आप लोकतंत्र में कामकाज चलते रहें, कानून बनते रहें, बनाने आपको थे लेकिन आपने कोशिश की कि कोई और बना दे आपके लिए, आपने उसको चुन लिया, तो वो अब आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट। तो वो आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। वो आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। उन्हीं को 5-5 साल बाद जा करके वोट डालते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते हैं जाके पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर। 2 हाउस होते हैं इसके, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। और ये लोग जब इस पार्लियामेंट के भीतर बैठ करके लॉ बनाते हैं तो माना यही जाता है कि लॉ आपने बनाया, इसलिए तो लोकतंत्र है। किसी का बनाया लॉ आप मानते तो वो लोकतंत्र होता है। जैसे इसके पहले क्या होता था, आज़ादी के पहले, आज़ादी के पहले भी ऐसी एक बॉडी थी, इंस्टीट्यूशन तो तब भी था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों का हेड था गवर्नर जनरल, और जो उस गवर्नर जनरल के लोग थे वो होते थे काउंसलर। लेकिन ये सारे के सारे बाहर से आए थे, सीधी भाषा में कह लो तो अंग्रेज थे। लॉ ये लोग बना के देते थे, लागू आप सबके ऊपर होता था, आप सब देखो कैसे हो। तब ऐसे थे, लॉ उन्होंने बनाया, लागू आप पे हुआ। तो आप ऐसे पूछते थे, जब एक कानून आता था, आज से सती प्रथा बैन, आप पूछते थे किसने बनाया ये कानून, किसने बनाया? तो कहते थे हमने बनाया, हम अंग्रेजों ने बनाया। तो आप कहते तुम्हारे बनाए हुए कानून हम नहीं मानते, भाड़ में जाने दो इन कानूनों को, हमने नहीं बनाए। लॉ तो तब भी बना था, इंस्टीट्यूशन तो तब भी था, लागू तो तब भी आप पे हुआ था। फिर ये क्यों कहते थे अंग्रेजों का राज है, तब क्यों नहीं कहते थे कानून का राज है? क्योंकि वो लॉ पार्टिसिपेटरी नहीं था, क्योंकि उस लॉ बनाने में आपकी शमूलियत नहीं थी, आपको इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि तब लोकतंत्र नहीं था, तब राजतंत्र था। मतलब तब मोनार्क का रूल था, ब्रिटिश साम्राज्ञी का या ब्रिटिश सम्राट का, या तो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश एम्प्रेस। एम्प्रेस माने साम्राज्ञी, एम्पायर माने सम्राट, उनका शासन चलता था। और आप ब्रिटेन की उस किंगडम की मात्र एक कॉलोनी थे, इंडिया एक कॉलोनी था, और इस दौर को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कानून तब भी था, इंस्टीट्यूशन तब भी था, कानून बनाने वाले तब भी थे, लेकिन लोकतंत्र नहीं था। कहानी बदल गई, आज़ादी हुई, संविधान आया, 26 जनवरी 1950 देश पे संविधान लागू हो गया। लागू होने का मतलब ये नहीं है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से कोई रॉकेट लॉन्च किया। संविधान ऐसे लागू नहीं होता कि आज यहाँ से संविधान छोड़ा जाएगा और पूरे देश पे आके गिरेगा, नहीं। संविधान लागू होने का मतलब संविधान के प्रावधान, संविधान के अंदर दिए प्रोविजन आज से इफेक्टिव, पूरे देश के लिए इफेक्टिव। और उसे ही हमने उसी पे हमने तालियां बजाई। जितने बजे वो इफेक्टिव हुआ ऐसे तालियां बजाने लगे जोर जोर से। कहते क्या हुआ, कहते अब कानून ही बनेंगे, उसी इंस्टीट्यूशन में बनेंगे, उन कानूनों को हम ही पालना करेंगे। लेकिन एक परिवर्तन आ गया आज रात से। किसी ने पूछा क्या परिवर्तन? अब कानून बनाने वाले हमारे चुने होंगे, ब्रिटेन की साम्राज्ञी के नहीं। किसी ने पूछा इससे क्या अंतर पड़ेगा? अब ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, आज से हम इसे एंजॉय करेंगे। खुश हो गए आप, मज़ा आ गया, क्योंकि आज से राज किसका हो गया? कानून का राज। अंग्रेज़ों का राज गया। कानून का राज अच्छा होता है ना, नियम के अधीन सारे हो तो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए फिर आप लोग वोट डाल के उनको जिताते हैं, वो लॉ बनाते हैं, वो लॉ आप सब पे लागू होता है क्योंकि आप ही ने बनाया, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया। इसी तरह से अगर देश के लिए हर साल पैसा खर्चना है, बजट, जिस एसएमबी कॉलेज में आप पढ़ ली, या जिस केएमबी में आप पढ़ लिए, या जिस द्वाबा में या डीएवी में आप पढ़ लिए, या लालपुर खालसा में पढ़ लिए, या पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जीएनडीयू में पढ़ लिए, कितनी फीस हो सकती थी लेकिन कितनी लगी? क्योंकि एडेड है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है, पैसा सरकार दे रही है एक लेवल पे। वो पैसा कहाँ से ला के दे रही है सरकार? अपनी तनख्वाह से दे रही है? नहीं, आप सबने हमने मिलके टैक्स दिया है। आप पूछें मुझे, सर मैं तो ऐसा ढीठ हूँ, कभी टैक्स देता ही नहीं, और मैंने कभी सुना भी नहीं कि मेरे घर वालों ने कभी टैक्स दिया, फिर भी सरकार मुझे ये सब क्यों देती जा रही है? उसका एक जवाब है कि जिस कॉपी पेन और कपड़ों में यहाँ बैठे हो, उन्हें ख़रीदते समय एमआरपी भरा है, और वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो कि अगली लाइन आप पढ़ते नहीं कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें टैक्सेस लगे हैं। वो बात अलग है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हमारे देश में उसकी भी आधी भूमिका है, महत्वपूर्ण है। आप सब रोज़ टैक्स भर रहे हो, एवरी डे,
ओके, एवरी सिंगल डे आप रोज सुबह से रात तक टैक्स भर रहे हो। सुबह जब पहली बार घर का चूल्हा जलता है, उसमें माचिस की एक तीली फूकने से ही टैक्स भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो माचिस की डिब्बी पे भी एमआरपी लगा हुआ है। समझ आई? उसी टैक्स का पैसा जा जा करके इस डिब्बे में, तिजोरी में जमा हो रहा है सेंट्रल ट्रेजरी में। और ये लोग पहुंच गए संसद के अंदर, ऐसे ऐसे कर रहे, कहते ये पैसा चाहिए, ऐसे ही दे दे, कोई भी लूट के भाग जाए। पता लगा कि चार चुंबक लगा के रस्सी बांध के एक हेलीकॉप्टर से ट्रेजरी भारत की उड़ा के कोई चला गया कहीं इंडिया, कहीं और ही आइलैंड पे, और अब भारत एकदम घूम रहा है बिखरा सा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर पैसे भी यदि निकलेंगे तो कोई कानून के मुताबिक ही निकलेंगे ना। पैसा जो कभी खर्च होगा किसी कानून के मुताबिक ही होगा ना। देश का पैसा खर्चना है तो कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोई विधि विधान नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर साल बजट आता है, बजट जो अभी आने वाला है 1 फरवरी को। 1 फरवरी क्या, हिंदी में, इंग्लिश में 1 फरवरी। ओके, कहीं स्पेलिंग ना गलत लिख लेना, इंग्लिश में ही लिख रहे हो फरवरी, FARBARY। बेटा हिंदी में फरवरी बोला मैंने, इट्स फरवरी, फेब्रुअरी भी नहीं होता, फरवरी। कुछ बातें ज़बान के नीचे से ही निकाल देनी पड़ती है ज़रा करके। ओके, सो इट्स फरवरी। तो फरवरी के मंथ में वो होगा। कब होगा? कौन सी तारीख को? 1, जिसके लिए कि शेयर बाजार छलांग मार जाए। हमारी वित्त मंत्री जानबूझ के अजीब अजीब स्टेटमेंट दे रही है। इस बार का बजट 1 in a million होगा, दी बेस्ट होगा, ये होगा वो होगा। शेयर बाजार भी समझ गया कि ये सब बस बातें ही हैं। बजट पेश करो फिर बात करेंगे। लेकिन माहौल तो बना, सोने का रेट लुढ़का, मतलब लोगों को यकीन आ गया कि कुछ तो होगा मार्केट में, पैसा शेयर बाजार में लगाओ। इसलिए गोल्ड से पैसा निकाल लिया, इसलिए गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई से 8,000 नीचे टूट गया। गोल्ड गिरा, मैंने शेयर बाजार चढ़ा। शेयर चढ़ने के कारण फाइनेंस मिनिस्टर की कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, उन्होंने सेंटीमेंट बना दिया मार्केट का। बजट अभी आया भी नहीं, लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर ली। अब अगर बजट उस सेंटीमेंट के मुताबिक नहीं हुआ तो बजट की पहले 15-20 मिनट की स्पीच के दौरान ही बाजार गिरना भी शुरू हो जाएगा और सोने का भाव आग की तरह चढ़ने लगेगा, क्योंकि लोग फिर पागलों की तरह गोल्ड में पैसा डालेंगे। लेकिन अगर पहले 15 मिनट पॉजिटिव हुए तो शेयर चढ़ने भी शुरू हो जाएंगे। यही तो बाजार है, बड़ा डायनामिक होता है। कानून बना के ही ना पैसा लेना चाहिए। कानून बनाने के लिए हर साल एक बजट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो बजट का कोई नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं उसको अपन। और ये सारा कामकाज पैसे से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? इसके तहत एक मनी बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मनी बिल लेके आने के पहले कुछ खास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मैं किसी की तरह बात कर रहा हूं? लग रहा है तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं। मनी बिल, तो प्रेसिडेंट के पास एक फाइनेंशियल पावर है और वो ये है कि जब भी पार्लियामेंट में मनी बिल प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से प्रेजेंट किया जाएगा। मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट को कानून बनना है वो जब पेश होता है या लोकसभा में या राज्यसभा में, उसे हम बिल कहते हैं। बिल क्यों कहते हैं? विधेयक कहते हैं क्योंकि उसमें सभी बिंदु लिखे रहते हैं, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना उसके तहत बिंदु लिखे हैं, पॉइंट्स। इसलिए दीवारों पे लिखा होता है स्टिक नो बिल, इश्तिहार ना चिपकाएं, लिखा रहता है ना। कई लोग बचपन में हम सोचा करते थे ये लोग ये क्यों लिखते हैं, हम क्यों लगाएंगे यहाँ बिजली का बिल, अपना पानी का बिल, स्टिक नो बिल। बिल का मतलब ये वाला बिल जिसमें कुछ उद्देश्य प्राप्त करने हेतु बिंदु लिखे हैं। जैसे प्रोडक्ट की जानकारी देने हेतु उस इश्तिहार में भी बिंदु लिखे रहते हैं, इसलिए वो भी बिल है। ओके, तो पहले बिल पेश होता है, लोकसभा में पेश हुआ तो वहाँ पास होकर राज्यसभा में पास होना है, राज्यसभा में पेश हुआ तो वहाँ पास होकर लोकसभा में पेश होना है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है, फिर जब यहाँ से बाहर निकलता है तो उसका नाम होता है लॉ। पेश होता है बिल, बन के निकलता है लॉ। पेश होता है विधेयक, बन के निकलता है कानून। आई बात समझ में? तो पेश करना है मनी बिल, पैसे का लेन देन अब होगा,
पैसा निकलेगा मतलब, और उसके लिए किसकी अनुमति पहले लेनी जरूरी है? राष्ट्रपति की। क्या सभी बिलों को प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही पेश किया जा सकता है? नहीं, नहीं, ऐसे जरूरी। जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाना ही है, दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट हुआ, दूसरे हाउस में पास होके प्रेसिडेंट के पास जाना है, तो प्रायर रिकमेंडेशन से डालने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन कुछ बिल हैं जो प्रायर रिकमेंडेशन से डालने चाहिए। अब समझें कारण। तो पहला एमसीक्यू तैयार हुआ, मनी बिल किसकी पूर्व सहमति से पेश किया जा सकता है? प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, कौन सा बिल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाता है? 4 बिल लिखे हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मनी बिल। कहानी क्लियर? कहानी कैसे बोला ना मैंने? कहानी क्लियर, स्टोरी क्लियर, ओके। अगली बात, इतनी बात समझ में आई? अब सवाल तो पूछना ही बनता है आप लोगों का कि सर ऐसे इस मामले में ये मनी बिल इतना खास, इसकी पूर्व सहमति क्यों होती है? उसका कारण होता है। पहला कारण समझो, कोई भी बिल जो इस पार्लियामेंट में हुआ है उसे लोकसभा यानी कि निचला हाउस, लोअर हाउस, और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, दोनों में पास होना मैंडेटरी होता है ना। अकेले लोकसभा में पास होके भी वो कानून नहीं बन सकता, या अकेले राज्यसभा में पास होके भी कानून नहीं बन सकता, दोनों में पास होना है। लेकिन मनी बिल की ये खासियत होती है कि उसको राज्यसभा में पास होना जरूरी नहीं होता। आई बात समझ में? क्लियर? इसके लिए अब करना क्या है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शंस में, उनके चुनाव में लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो अगर उस बिल में कुछ ऐसा आपत्तिजनक होगा तो राज्यसभा की विचारों का, इच्छाओं का मान रखते हुए, और राज्यसभा के विचार और इच्छाएं क्या होंगी? जो देश हित में होंगी। तो देश हित में किसी भी इच्छा या विचार का मान रखते हुए राष्ट्रपति पहले ही उस पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ना? मांग सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें हमने आवाज़ नहीं दी राज्यसभा को, इसलिए हमने जिस पर्सन को पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन नियुक्त किया है उस पर्सन की पहले सहमति लेकर के वो बिल पेश किया है। तो राज्यसभा यहां पर फिर ये क्लेम ना कर पाए कि देश के साथ कुछ अनिष्ट करने वाले हैं लोकसभा वाले, देश के साथ कुछ गलत होने वाला है। यहां पर फिर ओनस इस बात का आ जाएगा कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेके पेश किया गया है ये। और राष्ट्रपति को जब शपथ ग्रहण कराई गई तो क्या ग्रहण कराया गया था उन्हें? फिर कि उन्हें संविधान की रक्षा करनी है। समझ आई? क्लियर हुई बात? तो ऐसे में एक सिंबॉलिक एस्पेक्ट ये बनाया गया है कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से आएगा। अगला, देश की सरकार का बजट बनाने जा रही है, देश की सरकार ने मनी बिल प्रेजेंट किया, लेकिन देश की सरकार के प्रत्येक निर्णय राज्यों पे भी असर डालते हैं, राज्यों पे भी असर डालते हैं, स्टेट्स पे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश सारे राज्य हैं। तो ऐसे में राज्यों के भी, राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल थे ना, ताकि राष्ट्रपति पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए राज्य भी ये ना समझें कि देश के स्तर पर की गई यह वित्तीय कामकाज हम राज्यों के लिए नुकसानदायक हो गया। इसलिए वो ये फेथ पोज करते हैं राष्ट्रपति पे कि अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आ रहा है तो इस बिल में कुछ अनिष्टकारी नहीं होगा, कुछ गैर संवैधानिक नहीं होगा। प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल का मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ने ये ओथ ली है, ध्यान से समझ लो, आप लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में मजबूर है, बाउंड हैं कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के कहने से ही चलना है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी पर्सन राष्ट्रपति सिर्फ तब बन सकता है जब वो शपथ ग्रहण करे, और शपथ में शपथ ये थी कि संविधान की रक्षा करेंगे। तो राष्ट्रपति को फिर एक ड्यूटी दी गई है ना कि आपको संविधान की रक्षा करनी। इस सेंस के साथ अगर उनके पास कोई बिल पूर्व सहमति के लिए पहुंचा है और उसमें यदि कुछ असंवैधानिक, गैर संवैधानिक लगता है, जिससे लगता है कि संविधान का हनन हो सकता है, तो राष्ट्रपति के पास एक स्टांस, एक पोजीशन आ गई ना कि वो उस पर अपनी आपत्ति जता सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति अगर फिर ना चाहें, उसे प्रायरली रेकमेंड ही ना करे, तो वो प्रेजेंट कैसे हो जाएगा? इसको भी तो समझो।
प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्रेसिडेंट तो सर रिकमेंडेशन करे ही ना, प्रेसिडेंट का चाहिए, वही तो बोला बेटे। क्या हो रहा है आपको? पूर्व सहमति शब्द से घबरा गई? अब आप कहें कि प्रेसिडेंट सर रिकमेंड ही नहीं कर रहे, ढीठपंथी पे आ गए, तो फिर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यानी कि मंत्री परिषद की एडेड एडवाइस से चलना है ना, ये बात भी तो संविधान ने ही कही है ना। तो प्रेसिडेंट इस सिर्फ ये देखे कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो असंवैधानिक है। अगर सब सेट है तो फिर उन्हें रिकमेंड तो करना ही है, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए सरकार को, और वो तभी होगा जब मनी बिल आएगा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी, बजट आएगा। ऐसे में अगर ऐसे में राष्ट्रपति इस चीज़ में अड़ंगा पैदा कर रहे हैं तो वो भी गैर संवैधानिक हो रहे हैं, फिर उनका खुद का इम्पीचमेंट हो जाएगा, उन्हें दफ्तर से निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? बड़ा पेच फंसा हुआ मामला रहता है ये। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही आना बनता है, इट इज़ अ सिंबॉलिक एस्पेक्ट। और अगर एक बार ये प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आ गया और प्रेसिडेंट के पास फिर ये बिल पहुंचा, तो प्रेसिडेंट के पास 3 शक्तियां होती थी, या तो वो उस बिल को रिजेक्ट कर दें, या तो वो उस बिल को दोबारा विचार करने के लिए पार्लियामेंट के पास वापस भेज दें, या तो वो उस बिल पे कोई डिसीजन ना ले, ना तो उसे पास करे, ना उसे फेल करे, ना दोबारा विचार के लिए भेजे, बस जेब में रख ले अपनी, हमेशा हमेशा के लिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। रिजेक्ट करते हैं तो इसको हमने कहा एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर। वापस भेज देते हैं विचार करने के लिए, इसको हमने कहा सस्पेंसिव वीटो। और अगर वो हमेशा हमेशा के लिए जेब में रख लेते हैं तो इसको हमने कहा पॉकेट वीटो। 3 वीटो पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, कि बिल आता है तो वो क्या कर सकते हैं। अब जो बिल आई उनकी पूर्व सहमति से रहा है, जरा विचार करो, उस बिल को वो वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट को कि फिर विचार कर लो। पार्लियामेंट आगे से ये नहीं पूछे कि आपकी सहमति से तो आया था, अब आपके पास पास होने के लिए साइन होने आया, आपने पूर्व विचार के लिए भेज लिया। तो प्रायर रिकमेंडेड बिल्स के ऊपर फिर सस्पेंसिव वीटो नहीं होती, या तो उस बिल को रोक लीजिए, मतलब कि ख़त्म कर दीजिए, एब्सोल्यूट वीटो यूज करिए, या उस बिल को फिर पास कर लीजिए, और या उस बिल को फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जेबे में डाल लीजिए। आ गई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। लेकिन मनी बिल के केस में ध्यान से सुन लेना, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड इट्स असेंट। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी है। उनके प्रेसिडेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड इट्स कंसेंट, इट्स असेंट, सॉरी कंसेंट कह दिया, कंसेंट तो पहले देना है, असेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया था। जिसने रिकमेंड किया है, पापा ने बोला ये ले आओ, पापा एक बार चेक करेंगे कि नहीं कि ये वही लाया जो मैंने कहा था। पापा ने कहा क्रिकेट बैट ले आओ, लेके आगे किरपान, नाम तो पापा का ही लगेगा ना। अब आके चेक कराना है कि नहीं पापा बैट ही लेके आया हूँ, इसलिए जो रिकमेंड कर रहा है उसका असेंट भी लेना है। वरना तो जब वो बाउंड ही है अपना असेंट देने के लिए, तो ये फॉर्मेलिटी करनी भी क्यों कि फिर उनके पास जा रहा है साइन होने। ये तो एक बदमाशी सी नहीं लगता सुनने में कि ऐसे उनके सामने रखा है, साइन कर, मोहर लगा। ऐसा नहीं है, उनको कह रहे हैं सर प्लीज चेक इट, यू हैव रिकमेंडेड इट, इज दिस द करेक्ट डॉक्यूमेंट, all the provisions are correct, the president will provide its assent, then it will be the act of the nation, not of the government. We will not follow the act of the government, we will follow the acts of the country, the acts of the nation. President symbolizing the nation, the country, the state, government symbolizing the people. Okay? बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति मोर जरूरी है। मनी बिल की प्रायर रिकमेंडेशन का खेल समझ में आ गया? आगे बढ़े। दूसरा कारण इसका यह भी था कि मनी बिल ऐसा भी ना हो कि अब इस बार की मौजूदा सरकार देश को बेच ही खाए। मौजूदा सरकार बन गई, किसी तरह से बन गई, बस बन गई, और उन्होंने कसम खाई है कि एक बार बन जाएं इस देश को नक्शे से मिटा देंगे। मतलब ऐसा कर देंगे पूरा कंगाली की हालत में, यहाँ घर घर में दिए जलेंगे, बिजली खत्म कर देंगे।
आदमी बैलगाड़ियों पे घूमेंगे, गाड़ियाँ ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे सही कस्टम कल्चर मैनर वही था पुराना वाला। ऐसा भी ना कर दे कोई। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे। और प्रेसिडेंट फिर देखेंगे अगर उसमें ये लिखा होगा कि मनी बिल के तहत ये कोशिश की जा रही है कि फ्यूल के प्राइसेस को इस लेवल तक लेकर के आया जाए कि हर कोई बैलगाड़ी पे आ जाए, तो प्रेसिडेंट विल आस्क व्हाट इज़ दिस रबिश, व्हाई डू यू वांट टू मेक दिस, ये क्यों बैलगाड़ी क्या मतलब। तो देन वो फिर कहेंगे कि सर ये मतलब हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा कल्चर। प्रेसिडेंट कहेंगे नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द कल्चर, आई विल नॉट फर्निश सच काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस इन फ्रंट ऑफ द हाउस, प्लीज़ करेक्ट इट। ओके, कहानी समझ में आई। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर ही बहुत आ गई कि वो डिसाइड करे कि क्या सही है या क्या नहीं है। हाँ, तो मैं तो पहले दिन से बता रहा हूँ कि जब आपने एक ही लाइन कह दी कि प्रेसिडेंट को अपने हाउस की रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, तो ताकत तो आपने दे ही दी। प्रेसिडेंट के पास कौन सी ताकत नहीं है, अल्टीमेट ताकत है। और ये ताकतें आज दिन तक इस्तेमाल भी होती रही हैं, ये भी आप मुझसे लिख लो, मैं वीटो पावर में आपको आगे वाले समय में बताऊँगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी ने पोस्ट ऑफिस बिल पास कर दिया था जिसके तहत प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जानी थी अल्टीमेट। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया, 3 साल बीत गए, निर्णय ही नहीं लिया, उस पर निर्णय ही नहीं लिया। इतने में 1989 में नई सरकार बन गई जनता पार्टी की, और सॉरी विश्व प्रताप सिंह की, वीपी सिंह की नई सरकार बन गई, नेशनल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी 1989 में वीपी सिंह की। और उन्होंने फिर वहाँ पर सरकार बनने के बाद ये कह दिया कि आप इस बिल को एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करके निरस्त कर दीजिए। आई बात समझ में। उस सरकार ने उस बिल को कंटिन्यू नहीं करना चाहा। एक सरकार ने एक बिल प्रपोज किया, बिल पास होके पहुंच गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, इतना समय पार करा दिया कि एक नई सरकार अब एग्जिस्टेंस में आ गई। उस नई सरकार ने कहा कि इस बिल को स्क्रैप कर दो। कितनी ताकत है फिर, को मजाक का माहौल नहीं होता ये। प्रेसिडेंट में दम होना चाहिए, पावर तो फिर बहुत है, निर्णय ही नहीं ले रहे कोई। आई बात समझ में। दैट इज द कंसेप्ट। अगली बात, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट। प्रेसिडेंट इस बात को इंश्योर करते हैं, प्रेसिडेंट इस बात का इंश्योर करते हैं कि सरकार हर वर्ष संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट प्रस्तुत करे। यानी कि निर्मला सीतारमन यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री की, जो मजबूर हैं, जो बाउंड हैं बजट पेश करने के लिए, ये इंश्योरेंस प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई है देश को कि मैं हर वर्ष बजट पेश करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट पेश नहीं हुआ, 2 साल बीत गए, 3 साल, और देश के खजाने से पैसा चलता ही जा रहा है। आपको पता कैसे लगेगा कि कितनी कमाई हुई, कितने खर्चे हुए। बजट क्या होता है, घर का बजट क्या होता है, 15,000 तनख्वाह, 14,000 के खर्चे, रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस बजट? यू आर मैनेजिंग, यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। ओके, दिस इज द आमदनी और खर्चा, फिस्कल सिस्टम। ओके, तो इसके वाया ही आपको पता लगता है ना कि 15,000 आया और 14 गया। तो 15,000 कहाँ से आया, कहाँ से आया, और 14,000 कहाँ को गया, किस किस क्षेत्र में लगा। कोई अब ये करना ही बंद कर दिया, तो पहले तो पता ही लग रहा कि कितना आया, फिर कितना आया यही नहीं पता, तो फिर ये कैसे पता लगेगा कितना लगना चाहिए था और कितना लगा। और जब यही नहीं पता कि कितना लगना चाहिए था कितना लगा, तो फिर हो सकता आया 15,000 हो, लगा 4,000 हो, 11 किधर गया, किसकी जेब में गया, कहाँ गया। लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक स्लोगन था, क्या स्लोगन था, नो टैक्स विदाउट वोट, नो टैक्स विदाउट वोट। एक चवन्नी भी टैक्स नहीं भरेंगे अगर हमें अमेरिकन लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बजट के ऊपर वोटिंग का राइट नहीं दोगे, बजट पे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दोगे, टैक्स नहीं भरेंगे। अंग्रेज हमारे देश में हमारे देश का धन खर्चते थे। आपको पता है हमने कितनी मेहनत से ये अधिकार पाया है, कितने बरस लग गए हमें कि आप जो हमारे देश का धन खर्च रहे हो, हम देशवासियों को अधिकार है कि हम